भारतीय संविधान के भाग 3 मूलाधिकारों के बारे में पढ़ा था। मूलाधिकारों के बारे में पढ़ा था। ये चूंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, इसके बारीकी से आप लोग पढ़ेंगे और पूरे बीच की वीडियो को बार बार देखेंगे, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी करें तो एसएससी की तैयारी करें, बीपीएससी की तैयारी करें तो एचपीएससी की तैयारी करें, आप हिमाचल प्रदेश के पीसीएस में रहो। क्योंकि हिंदी मीडियम से मैं बात कर रहा हूँ अभी, तो हिंदी मीडियम से जो परीक्षाएं होती है, हिमाचल प्रदेश की होती है, मध्य प्रदेश की होती है, छत्तीसगढ़ की होती है, मैं पीसीएस की बात कर रहा हूँ। तो मैं पीसीएस में अगर एग्जाम्पल आपको दूं कि हिंदी मीडियम से जहां जहां पर आप परीक्षा में भाग ले सकते हैं, तो एक बिहार का आता है, बिहार के बाद आप झारखंड की परीक्षा में भाग ले सकते हैं, उसके बाद आप हिमाचल प्रदेश की परीक्षा में भाग ले सकते हैं, हिमाचल प्रदेश के बाद आप उत्तर प्रदेश की परीक्षा में, हिंदी मीडियम की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की परीक्षा में भाग ले सकते हैं, राजस्थान की परीक्षा में भाग ले सकते हैं, छत्तीसगढ़ की परीक्षा में भाग ले सकते हैं, छत्तीसगढ़ पीसीएस में, उसके बाद आप मध्य प्रदेश से पीसीएस में भाग ले सकते हैं, छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश, और उसके बाद उत्तराखंड की पीसीएस में भाग ले सकते हैं। मैं चूंकि अभी हिंदी मीडियम से बात कर रहा हूं, तो आप ये समझेंगे कि उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग, उसमें भाग ले सकते हैं, संघ लोक सेवा आयोग हिंदी मीडियम से। अगर इंग्लिश मीडियम रहती तो कुछ सारे स्टेट्स में आप भाग ले सकते हैं इंग्लिश मीडियम से, और फिर उसमें एक रीजनल लैंग्वेज होता है जो कि अन्य स्टेट्स में आपको पढ़ना पड़ेगा। जो वहाँ पर रीजनल लैंग्वेज होते हैं उसको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इतने जो स्टेट्स हैं वहाँ पर रीजनल लैंग्वेज के तौर पर हिंदी है, इसलिए आप वहाँ पर जा सकते हैं। और इतनी ही परीक्षा में, इतने इससे भी ज्यादा अन्य स्टेट्स की परीक्षा में भी जो बच्चे वहाँ पर अन्य स्टेट्स के बच्चे होंगे वो हिंदी भी समझते होंगे, तो उनके लिए भी क्लासेस इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन में। और उसके बाद आप लोगों के लिए तो मैंडेटरी है, क्योंकि आप इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको नहीं मिलेगा। और आप परीक्षा के दृष्टिकोण को छोड़ दीजिए, आप भारत के प्रत्येक नागरिक को बृहत्तर अर्थ में भारत वर्ष में रहने वाले सभी व्यक्ति को मूलाधिकारों को तो जानना ही चाहिए। यही मूल अधिकार क्यों, क्योंकि यही तो है कि आपके अधिकार इस राज्य में क्या क्या है। जब मैं राज्य शब्द का प्रयोग करूंगा तो यहाँ पर राज्य का अर्थ कोई आप प्रांत नहीं समझेंगे, यहाँ पर राज्य का अर्थ राजनीतिक सत्ता या देश समझ लेंगे। आप राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थियों को आसानी से समझ लेंगे कि जब राज्य का उल्लेख वहां पर होता है तो वहां पर राष्ट्र या राष्ट्र की जो सत्ता होती है उस अर्थ में उसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर भाग 3 के अंतर्गत मूलाधिकारों के बारे में हम लोगों ने विस्तृत चर्चा भी कल भी करी थी। इसका इतिहास क्या है, कैसे इसका उदय हुआ, और कल आप लोगों ने देखा था कि हमारे पास में 6 प्रकार के मूलाधिकार हैं। मैं आप लोगों का समय जाया न करूं, इससे अच्छा है कि हम लोग आगे बढ़े। और अच्छा है इसमें सबसे पहले हमारे पास जो अधिकार है वो समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार, इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी ये सबसे महत्वपूर्ण, राइट टू इक्वालिटी ये महत्वपूर्ण है, समानता का अधिकार। देखिए समानता जो है ना, ये मानव की आकांक्षा रही है समानता। वैसे प्रकृति समानता का समर्थक नहीं है, लेकिन मनुष्य हमेशा समभाव को मानता है। समभाव, जो प्राकृतिक न्याय होते हैं वो अलग होते हैं, और प्राकृतिक न्याय वहां पर आप सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की धारणा को पढ़ेंगे, लेकिन मानव हमेशा समभाव की ओर बढ़ने का प्रयास करता है। मनुष्य किसी इष्ट सत्ता के साथ दासत्व की भावना या सखा भाव की भावना रख सकता है, वहां पर भी मित्र भाव की भावना अपेक्षित कभी कभी विभिन्न संतों ने की है, लेकिन मानवों के बीच में समभाव का अपेक्षा रखता है। मानवों के बीच में समभाव का अभिप्राय यहां पर आप समझेंगे समानता का अधिकार। समभाव मतलब समानता का अधिकार। यहां पर जब मानवों के बीच में किसी भी सामाजिक विभाजन पर अंतर न किया जाए, यानी कि कोई भी राज्य किसी भी सामाजिक विभाजन को स्वीकार न करे, सब मानव को एक समान दृष्टिकोण से देखे, तो उसे हम समानता का अभिप्राय या समानता का अधिकार समझते हैं। अब समानता का अधिकार का एक अर्थ ऐसे भी समझेंगे कि धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, मतलब धर्म कोई हिंदू है या कोई अहिंदू है, कोई मुस्लिम है या कोई मुस्लिम नहीं है, इसके आधार पर, या कोई लिंग के आधार का समझेंगे, जो कोई पुरुष है कोई महिला है,
या कोई खाद ले, क्योंकि भारतीय संदर्भ में आ चुका है। लिंग बताना मजबूरी नहीं है लोगों के, 3 लिंगों का अभिप्राय आ चुका है। तो यहाँ पर देखेंगे उसके आधार पर जब अंतर न हो, उम्र के आधार पर अंतर न हो, वंश के आधार पर अंतर न हो, वर्ण के आधार पर अंतर न हो। भारतीय इतिहास में चूंकि वर्ण के आधार पर आप लोग अंतर को शायद बहुत गंभीरता से न समझे, लेकिन आप देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति कई दिनों तक प्रसिद्ध रही। दक्षिण अमेरिका में रंग भेद की नीति थी, और आज भी कभी कभी कुछ गोलीबारी की घटनाएं जो वहां पर आती है, अमेरिका से जो गोलीबारी की घटनाएं आती है, तो वहां पर भी काले और गोरे के बीच में अंतर देखने को मिलता है या किए जाते हैं। जो भी पढ़ाई हो, दक्षिण अफ्रीका ने तो इसके लिए लंबा संघर्ष किया, और नेल्सन मंडेला का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा कि नेल्सन मंडेला ने इसके लिए बहुत ज्यादा संघर्ष किया। आप जब अमेरिका में जाएंगे तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने रंग भेद की नीति के खिलाफ अत्यधिक संघर्ष किया। तो मैं रंग भेद के अभिप्राय को भारतवर्ष में ना समझे अगर, तो तब भी आप समझेंगे कि काले और गोरे के बीच में जो अंतर किया जाता है उसके आधार पर, यानी कि वर्ण के आधार पर भी अंतर न किया जाए, उम्र के आधार पर भी अंतर न किया जाए, जाति भी एक महत्वपूर्ण पहलू भारतीय समाज में रहा है, उसके आधार पर अंतर न किया जाए। तो इस प्रकार की किसी भी प्रकार का जब अंतर न हो तो उसे समानता के अधिकार को समझेंगे। मतलब यहाँ पर समानता का अधिकार सकारात्मक अर्थ में नहीं है, नकारात्मक अर्थ में इसको समझेंगे कि अंतर का न होना, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन न होना समानता का अभिप्राय है यहाँ पर। तो समानता का अधिकार भारतीय मूलाधिकारों के अंतर्गत 14 से 18 के बीच में रहे, 14 से 18 के बीच में। अब इस समानता के अधिकार की बात करेंगे तो इसके उपखंडों की हम बात करेंगे कि उस उपखंडों में क्या क्या है। समानता का अधिकार 14 से लेकर के अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक है। इसके उपखंडों में क्या है उसका की बात की चर्चा करेंगे हम। अनुच्छेद 14, यहां पर विधि के समक्ष क्षमता, विधि के समक्ष क्षमता का उल्लेख है। विधि के समक्ष क्षमता अनुच्छेद 14 में इसका उल्लेख है, विधि के समक्ष क्षमता। अब यहाँ पर 2 चीजों को आप लोग समझना है आप लोगों को। अब इस पर समानता के अधिकार पर अभी लगातार क्लासेस चलते रहेंगे, इसलिए कोई जल्दबाजी में नहीं आप लोग रहे। विधि के समक्ष क्षमता को समझेंगे। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट है, कानून का शासन, कानून का शासन, इसका मूल अभिप्राय विधि के समक्ष क्षमता से। और आप लोगों को कल के क्लास में, कल के जो वीडियोज है उसमें आप लोगों के पास अवेलेबल है कि हमने कहा था रूल ऑफ लॉ मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा की देन है, मैग्ना कार्टा की देन है। यहां पर एक टर्म को बारीकी से समझना है। रूल ऑफ लॉ जब आधुनिक लोकतंत्र की बात करते हैं तो मैग्ना कार्टा के दिन, मैग्ना कार्टा के दिन। लेकिन भारतीय समाज का जो प्राचीन भारतीय आदर्श है उसमें रूल ऑफ लॉ की जगह पर अगर आप आदर्श या मर्यादा के नियम को पढ़ें तो उसका कोई संबंध मैग्ना कार्टा से नहीं है। 1215 ईस्वी में जब मैग्ना कार्टा की बात हुई, उससे पहले भारत वर्ष में ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं। ऐसे कई उदाहरण आप लोगों के पास में भी इतिहास में मिल जाएंगे या महाकाव्यों में मिल जाएंगे, जहां पर आदर्श की रक्षा करने के लिए या मर्यादा की रक्षा करने के लिए राजाओं ने, हमारे नायकों ने अपना बलिदान दिया है। तो आप वहां पर मर्यादा के सर्वोपरिता या नैतिक नियमों के सर्वोपरिता का संदर्भ समझेंगे। लेकिन जहां तक मैं आधुनिक लोकतंत्र की बात कर रहा हूं, रूल ऑफ लॉ की बात करूंगा, तो उसके लिए मैग्ना कार्टा को मैं बताऊंगा जो प्रमाणिक अभिलेख के तौर पर मैग्ना कार्टा है। उससे पहले मर्यादा के नियम की बात करेंगे तो भारतीय इतिहास में भारत के बच्चों को मैग्ना कार्टा से सीखने की जरूरत नहीं। भारतीय महाकाव्यों में या भारतीय इतिहास में सैकड़ों ऐसे उदाहरण है। तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समानता की चर्चा की गई है। अब यहां पर देखेंगे विधि के समक्ष समता के अंतर्गत 2 प्रकार की चीजों को आप शामिल कर सकते हैं। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया की समानता, स्थापित प्रक्रिया की समानता, इसको भी आप समझ लें। जो विधि या स्थापित प्रक्रिया के द्वारा विधि के समक्ष समानता, स्थापित प्रक्रिया के द्वारा
विधि के समक्ष समानता। इस अभिप्राय में यहाँ पर समानता को समझेंगे, मतलब विधि जो होगी उचित प्रक्रिया के द्वारा ही विधि भी बनेगी और समानता का अधिकार सबके सामने में होगा। विधि यहाँ पर संतो समझेंगे। अब किसी विशेष को दंडित करने के लिए आप कोई विशिष्ट कानून नहीं बना सकते, उसका दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए आप जब देखेंगे कि भारतवर्ष में जो विशिष्ट कानून बने हैं उसके लिए संसद में बहुत ज्यादा व्यापक वाद विवाद हुआ है, चर्चाएं हुई है, पक्ष विपक्ष हुए हैं, बहस हुए, होना चाहिए, क्योंकि स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही विधि के जो विधि बनती है उसके समक्ष समानता का अधिकार, मतलब विधि की उचित प्रक्रिया भी यहाँ पर जांच के दायरे में है। मतलब विधि भी स्थापित प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए और उसी के समक्ष जो लक्षित समूह है, लक्षित उद्देश्य है, वहां पर समानता का अधिकार भी होना चाहिए, वहां पर समानता का अधिकार भी होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण चीज है। अब अनुच्छेद 15 के अंतर्गत, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत यहां पर देखेंगे अनुच्छेद 15 में क्या है उसको देखेंगे। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15, इसमें देखेंगे धर्म, जाति, मूल वंश, लिखिए आपको, धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान, लिंग, धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान, लिंग, 1 2 3 4 5 इत्यादि के आधार पर विभेद, इत्यादि के आधार पर, इत्यादि के आधार पर विभेद का निषेध, विभेद का निषेध, विभेद का निषेध। मतलब यहां पर देखेंगे कि राज्य न धर्म के आधार पर अंतर करेगा, न जाति के आधार पर अंतर करेगा, न मूल वंश के आधार पर अंतर करेगा, न जन्म स्थान के आधार पर अंतर करेगा, न लिंग के आधार पर अंतर करेगा। मतलब जो भी समाज की विभाजन है उसके आधार पर किसी भी प्रकार का अंतर नहीं करेगा। अब अनुच्छेद 15 का जब विस्तृत अध्ययन हम लोग करेंगे उस समय में संदर्भ, उस समय में हम लोगों को जानकारी मिलेगी कि जन्म स्थान के आधार पर क्या कुछ विशिष्ट सेवाओं में, विशिष्ट संस्कृति के लोगों के लिए, कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में विशिष्ट संस्कृति के लोगों के लिए, उनके उत्थान के लिए राज्य के पास कानून बनाने का अधिकार है या नहीं है। तो हाँ है। पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं, अनुच्छेद 15, 16, 17, उसके बाद या एक बार संसदीय निगाह से पहले सामान्य तौर पर पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इसकी व्यापक व्याख्या होगी ताकि आप लोगों को समझने में आसानी होगी। अब अनुच्छेद 16 हमारे पास में है। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 का जो अभिप्राय है वह लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर, लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता। अब देखिए यहां पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आप लोगों ने आर्थिक न्याय का भी, आर्थिक न्याय भी पढ़ा होगा जो सोवियत संघ से लाया है। और लोक नियोजन का मतलब समझिए सरकारी सेवाओं में भागीदारी, आप समझ लें तो लोक नियोजन मतलब सार्वजनिक सेवाओं में भागीदारी। अब सार्वजनिक सेवाओं में भागीदारी के लिए सरकार की जो नौकरियां होती है उसमें भागीदारी करने के लिए, या सरकार की उसको प्रसंविदा जो विभिन्न प्रकार की निकलती है, जन संविदा भी निकलती है, उसके बीच में जो भागीदारी होती है उसमें अवसर की समानता, पर्याप्त लोग, अवसर की समानता सभी नागरिकों को समान रूप से मिलेगी। अब एक प्रश्न ऐसा आपको के दिमाग में आएगा, जो कुछ परीक्षा में आप देखेंगे सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए 4 अटेम्प्ट रहता है या 5 अटेम्प्ट रहता है, कुछ वर्ग के लिए 7 अटेम्प्ट रहता है, कुछ वर्ग के लिए 10 अटेम्प्ट रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अवसर की समानता क्यों नहीं? तो चूंकि उनके पीछे में उनकी आर्थिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि कमजोर होती है, इसलिए सरकार उनके लिए विशिष्ट उपबंध करती है ताकि वो देश की मुख्य धारा में आए, उनके आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में उन्नयन हो। और वह संवैधानिक दृष्टिकोण से ही किया जाता है। जब हम अनुच्छेद 16 के कालखंड, अनुच्छेद 16 के विभिन्न उपखंडों का अध्ययन करेंगे तो वो सारी चीजों की जानकारी मिलेगी। भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण समस्या रही है,
भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण समस्या आप लोगों को शायद सारे बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि के हैं, इस पर ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जो बुराई है वो तो बुराई है, उसमें कोई तर्क नहीं होता और तर्क देना भी नहीं चाहिए। जो गलतियां हैं गलतियों को तर्क से अगर हम उसको सही साबित करने का प्रयास करते हैं तो इसको तर्क का उचित उपयोग नहीं कहा जाएगा। वो समस्या है छुआछूत की समस्या, मतलब इसको हम अस्पृश्यता की समस्या समझेंगे। ये समस्या खासकर यह छुआछूत की जो समस्या है, इसको मतलब आप ऐसे समझेंगे कि छूत अछूत की भावना, छूत अछूत की भावना, छूत अछूत की भावना, ये पता नहीं किस कालखंड से आया। इसमें पुष्यमित्र शुंग के समय में भी कुछ पुस्तकें आई थी, बौद्ध धर्म के उदय से पहले भी ऋग्वैदिक कालखंड में तो किसी भी प्रकार की छूत अछूत की भावना का कोई चर्चा नहीं है। हम मानते हैं कि जब हिंदू धर्म एक पूर्णता उदित हो गया था, उसके बाद हो सकता है कि विभिन्न कालखंड में विभिन्न आक्रमण के फलस्वरूप या सांस्कृतिक आक्रमण के फलस्वरूप हिंदू अपनी श्रेष्ठता को मानने लगे। क्योंकि अलवर्णी ने एक पुस्तक लिखा है, वो अलवर्णी मोहम्मद गजनवी के साथ आया था, उसमें उन्होंने एक जगह लिखा है कि हिंदू अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और बाद की कुछ घटनाओं में छुआछूत की भावना आती है। तो हम मानते हैं कि विदेशी शासकों के अधीन छुआछूत की भावना इस समाज में ज्यादा आई, क्योंकि प्राचीन कालखंड की पुस्तकों में इसका उल्लेख बहुत ज्यादा नहीं है। तो लेकिन छुआछूत एक सच्चाई थी, इसमें किसी प्रकार का तर्क नहीं हो सकता है। हमारे समाज में मानवों के बीच में भी इस प्रकार की भावना थी। एक सभ्य समाज के लिए निश्चित रूप से यह एक कलंक था। तो छूत अछूत, इसके संबंध में विवेकानंद ने एक जगह बहुत अच्छा कमेंट किया है कि हिंदुओं का भगवान रसोई घर में ही रहता है। भगवान को कुछ मंदिरों में भी जो जिसको अछूत तबके के लोग माने जाते हैं उनको प्रतिबंधित कर दिया गया था। सार्वजनिक जो तालाब वगैरह हो तो उस पर भी प्रतिबंधित किया गया था। कुछ सुनने को आता था पहले, अब तो ऐसी कोई धारणा है नहीं देश में, कभी भी होना भी नहीं चाहिए था, न हो। तो छुआछूत को यहाँ पर अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बिल्कुल अस्पृश्यता का निषेध किया गया है। किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता या छूत अछूत की जो भावना है इनको बिल्कुल निषेध किया गया। बाद में संसद से इसके संबंध में कड़े कानून भी आए और इसे अत्यधिक दंडनीय या गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया। वास्तव में इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा ही जाना चाहिए। मानव के बीच में क्यों रहनी चाहिए, संसार की या प्रकृति के किसी भी कण के बीच में छूत अछूत नहीं होना चाहिए। तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का निषेध किया गया है, यहाँ पर आपको देखेंगे। और इस अस्पृश्यता का जो निषेध किया गया है उसका जो उद्देश्य रखा गया है, तो सार्वजनिक भवन या सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी भी संस्था में, यहां पर देखेंगे। उसके बाद भोजनालय, मनोरंजन के साधन इत्यादि में किसी भी प्रकार का छूत अछूत इसका विरोध किया जाए। कालांतर में किसी भी जगह पर इस तरह की धारणा आई है, लेकिन आप देखेंगे कि पहले जो संवैधानिक रूप से आया था तो सार्वजनिक भवन या सरकार द्वारा वित्त पोषित जो संस्थाएं थी, जो भोजनालय थे, मतलब पब्लिक प्लेसेस आप ऐसे समझ लें, तो वहां पर किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता का निषेध किया गया था। आप सड़क पर किसी के साथ अस्पृश्यता की बात आती है, उसका निषेध किया गया था। लेकिन निजी तत्व, निजी घर में जो हो रहा है उसको संवैधानिक दृष्टिकोण से व्यक्तिगत मान्यता मान लिया गया था। यहाँ पर यह समझने की चीज, आप घर के अंदर में क्या करते हैं वो आपका व्यक्तिगत मामला है, क्योंकि विश्वास और अंतःकरण अथवा उपासना की स्वतंत्रता भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार ही है, जो आने वाले उस धर्म एवं स्वतंत्रता संबंधी अधिकार में आप लोग पढ़ेंगे। तो आप अपने घर पर क्या करते हैं, निजी जीवन में क्या करते हैं, यह महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आप सार्वजनिक जीवन में अगर किसी भी प्रकार के छूत अछूत की भावना को रखते हैं तो यह गंभीरतम दंडनीय अपराध है और इसे होना भी चाहिए। चलिए, अब अनुच्छेद 17 को आप लोगों ने देख लिया। अब हमारे पास अनुच्छेद 18 है।
अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 सभी प्रकार के उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। देखिए, इस उपाधियों के अंत को आप लोग जरा समझेंगे। भारतवर्ष में उपाधि जो रही है उसका इतिहास बड़ा विचित्र है, उसको समझेंगे। उपाधि, जब उपमा वगैरह शब्द का जो आप देखेंगे तो बड़ा उसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपका लूंगा। पहले क्या होता था कि आप जब प्राचीन भारत में जब जाएंगे तो प्राचीन भारत में एक सबसे ज्यादा मानव पर आधारित उदाहरण मिलती है, तो आप देखेंगे अजात शत्रु इत्यादि उपाधि थी। इसका मतलब था कि वो सिर्फ अजात शत्रु मतलब क्या, शत्रुओं का दुश्मन था, इस तरह की चीजें थी। लेकिन जब आप प्राचीन भारत में जाते हैं तो एक पहली उपाधि आती है देवताओं का प्रिय का, अशोक का, देव नाम प्रिय, देवताओं का प्रिय, इसकी पहली उपाधि मिलती है। अब कालांतर में ये देवता के बराबर हो जाते हैं। गुप्त काल में जब ये शासकों की उपाधि आप देखेंगे तो देवताओं के समकक्ष बनने लगते हैं, देवताओं के समकक्ष। जब राजपूत काल में आप आकर के देखेंगे, राजपूत काल के संदर्भ में, तो देखेंगे कि उनकी जो उपमाएं हैं वो बहुत ज्यादा ही बढ़ने लगी। अब उपमाएं अब अलंकार होने लगी, या राजाज्ञा या राजाओं का आदेश जैसा होने लगा, या उन कवियों के द्वारा, लेखकों के द्वारा उनके लिए विशेषण या खुश करने की प्रवृत्ति विकसित होने लगी। तो भारतीय संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो उस समय भी उपाधियां, जैसे कि विभिन्न प्रकार की उपाधियां, परमेश्वर, परमेश्वर, वीरेंद्र, वीर विक्रम इत्यादि, वीर विक्रम, प्रचंड इत्यादि उपाधि लग रही थी। तो समाज में एक प्रकार की विशिष्टता या सामान्यता की भावना आई, मतलब सामाजिक विभाजन बढ़ता जा रहा था। तो इसलिए अनुच्छेद 18 में सभी प्रकार के उपाधियों का अंत किया गया। अब उसमें अब आपको ध्यान रखना है, विद्या कला, मुख्यतः विद्या कला, सैनिक क्षेत्र, सैनिक क्षेत्र और सार्वजनिक सेवा, सार्वजनिक सेवा, यही ऐसे क्षेत्र है सार्वजनिक सेवा जिसके आधार पर अभी उपाधियां दी जाती हैं, अभी उपाधियां दी जाती। अभी यहाँ पर विद्या है, कला है, सैनिक क्षेत्र है, सार्वजनिक सेवा है, उसमें खेल कूद भी एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, उसके आधार पर भी अभी उपाधियां दी जाती है। अब इसमें देखेंगे कि 1977 में यहाँ पर जनता पार्टी की सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार बनी। तो जनता पार्टी की सरकार ने अनुच्छेद 18 का अक्षरशः प्रयोग किया और किसी भी प्रकार की उपाधि दी है, किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं। लेकिन 1980 के बाद पुनः उपाधियां दी जाने लगी। भारतवर्ष में आज जो उपाधियां दी जाती है, जब उसको आप देखेंगे तो वहां पर सबसे बड़ी जो भारतवर्ष की उपाधि है, क्षेत्र के हिसाब से अगर देखेंगे तो सामान्य लोगों के लिए सबसे बड़ी उपाधि है भारत रत्न, भारत रत्न। आप किसी भी क्षेत्र से अगर जाएंगे तो सबसे बड़ी जो उपाधि मिलेगी आपको तो भारत रत्न की उपाधि मिलेगी। सिविल में इसके बाद कई उपाधियां हैं, जैसे आप देखेंगे कि पद्मश्री है, पद्म विभूषण है, इस तरह की उपाधियां हैं। पद्मश्री है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण, ये 3 श्रेणी उसकी आती है। जब आप सैनिक क्षेत्र में जाएंगे तो आप देखेंगे अशोक चक्र है, महावीर चक्र है, परमवीर चक्र है, कीर्ति चक्र है इत्यादि की बात करेंगे। जब आप खेल कूद में जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पर ध्यानचंद के नाम पर अवार्ड मिलता है, उसके बाद अर्जुन अवार्ड है, द्रोणाचार्य अवार्ड है, विशिष्ट अवार्ड इत्यादि खेल कूद के दृष्टिकोण से है। जब विज्ञान में आप जाते हैं तो आप देखेंगे विभिन्न प्रकार के अवार्ड है, जैसे इंडिया साइंस अवार्ड है, आप देखेंगे जिसको इंडिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। आप मनोरंजन के दृष्टिकोण से जब जाएंगे तो आप देखेंगे दादा साहब फाल्के अवार्ड है। और इतना ही नहीं, विभिन्न प्रकार के राज्यों में विभिन्न प्रकार के जो पारितोषिक दिए जाते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में जैसे आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे जो मैथिली शरण गुप्त के नाम पर अवार्ड है, लता जी के नाम पर अभी मध्य प्रदेश से दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया जाता है।
अब जब देखेंगे साहित्य में संघ स्तर पर सबसे बड़ी अवार्ड को ज्ञानपीठ पुरस्कार कहा जाता है, तो अवार्ड देने से ये एक प्रकार की उनकी कृति को राष्ट्र के द्वारा, राष्ट्र के लिए जो उनकी सेवाएं थी उसको राष्ट्र के द्वारा कृतज्ञता भी देख सकते हैं। इसलिए इस आधार पर इसको प्रतिबंधित नहीं किया गया। वैसे अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की पूरी बात की गई है। तो आपने समानता के अधिकार को संक्षेप में भी समझा है, आपको उसके बाद स्वतंत्रता के अधिकार भी चल रहा है। ठीक है, अब हम लोग समानता के अधिकार को समझ चुके हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है स्वतंत्रता के अधिकार को। अब देखिए, स्वतंत्रता के अधिकार को दो अर्थों में आप लोग समझेंगे। यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार, ऐसा मत समझ लेंगे कि आप लोग समानता का अधिकार पूरा पढ़ लिए हैं, फिर क्लासेस चलेंगे इस पर। स्वतंत्रता का अधिकार, इसको आप पढ़ना है आपको। स्वतंत्रता का अधिकार, इसको समझेंगे। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो अनुच्छेद हैं वह 19, 20, 21, 21A एवं 22। अनुच्छेद 19, 20, 21, 21A एवं 22। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भैया इस पर जरा सावधानी से विचार करेंगे। आपकी आजादी आपको वाक एवं अभिव्यक्ति का है, जिसके आधार पर आप राष्ट्र विरोधी चीज नहीं बोल सकते हैं, आप दूसरों के जीवन को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। आपकी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको दूसरे को अपमान करने की आजादी है। आपको अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आजादी है, लेकिन आप ऐसे विचार न अभिव्यक्त करें जिससे भारत संघ की एकता, भारत की राष्ट्रीय एकता एवं भारत की अखंडता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। इसलिए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो आजकल एक फैशन सा बन गया है, इस पर जरा सावधानी से देखेंगे। जब हम लोग इसकी चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से, तब हम लोग इसके लिमिटेशंस को देखेंगे। यह अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसको ध्यान में रखेंगे। समझ गए? अब 19 के कई उपखंड हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। अब अनुच्छेद 20 में जब हम जाते हैं, तो अनुच्छेद 20 के अंतर्गत हम लोगों को जो पढ़ना है, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार। अपराधों के लिए दोष सिद्धि, दोष सिद्धि, इसमें 19 के कई 1, 2, 3, 4 है, उसको देखेंगे। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार, संबंध में संरक्षण का अधिकार। आप भारत वर्ष में किसी भी स्थिति में रहे, भारत वर्ष में कोई भी स्थिति हो, आपातकाल लागू हो या न लागू हो, आपका अनुच्छेद 20 और 21 आपको हमेशा मिलेगा। इसको ध्यान रखना है। आपके अन्य जितने भी अधिकार हैं उसको सीमित किया जा सकता है। समानता के अधिकार भी सीमित हो सकते हैं। आप लोक नियोजन में जो अवसर की समानता का अधिकार खोज रहे वो भी सीमित हो सकते हैं। आप जो वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता कर रहे, यह भी सीमित हो सकते हैं विभिन्न परिस्थितियों में। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 सीमित नहीं हो सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का, वो बहुत ही अभूतपूर्व निर्णय है कि अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी हालत में अपरिवर्तनीय नहीं है, ये हमेशा इंप्लीमेंट में आएगा ही। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। शायद आप लोगों को कल आपको याद हो कि कल के वीडियो में भी इस पर, कल के क्लासेस में भी इस पर चर्चा हुई थी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मैग्ना कार्टा से ही आया है। मैग्ना कार्टा से ही आया। अमेरिका के संविधान में 1791 में जब मूलाधिकारों पर विस्तृत व्याख्या हुई थी तो सबसे ज्यादा चर्चित यही था। और वर्तमान में भी आप विभिन्न प्रकार के अनुच्छेदों को, विभिन्न प्रकार के
सशस्त्र अधिनियमों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण रूप से सर्वोपरि है। तो ये 20 और 21 जो होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं। 20 और 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, उसमें प्राण एवं जीवन की स्वतंत्रता भी पुस्तकों में मिल सकता है, यह अनुच्छेद 21 में है। अब आप जानते हैं कि शिक्षा भी महत्वपूर्ण है। शिक्षा का जो अधिकार है, मूलाधिकार, उसको लोग हमेशा समझते हैं कि भाई उसको अभिव्यक्ति के अंतर्गत रहना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि भारतवर्ष में शिक्षा का अभिप्राय क्या है, या आप लोग शिक्षा को कैसे समझते हैं। देखिए, भारतवर्ष में संघ स्तर पर जब जाएंगे वहां पर शिक्षा मंत्रालय के लिए शब्द को जरा आप देखेंगे कि मानव संसाधन विकास विभाग कहा जाता है। मनुष्य अगर एक संसाधन है तो इस संसाधनों की संपूर्णता शिक्षा से हो सकती है। मनुष्य के पास अगर पूर्णता को प्राप्त करने की क्षमता है तो मनुष्य शिक्षा के बल पर ही अपने पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। अगर मनुष्य आज जानवरों से पृथक है, यह चांद पर अपने कदम रख चुका है, अंतरिक्ष पर विजय प्राप्त करने का दावा कर रहा है, या धरती की गहराई से लेकर के आकाश तक में, अंतरिक्ष की ऊंचाई में भी अपने विजय पताका को दिखला रहा है, तो उसके पीछे में सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ही है। यद्यपि कुछ अर्थ में आप लोग समझेंगे कि शिक्षा केवल तथ्यों को रटना नहीं है, केवल कुछ तथ्यों को आप रट लेंगे उसके आधार पर शिक्षा आप नहीं मानेंगे। खैर, मानविकी की क्लासेस में इस पर ज्यादा चर्चा होगी, जब शिक्षा संबंधी निबंध आते हैं तब ज्यादा चर्चा इस पर होगी। अभी पॉलिटी की क्लासेस से तो ज्यादा इस पर बोलना पसंद नहीं करेंगे। और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मूलाधिकार, शिक्षा के अधिकार को मूलाधिकार की श्रेणी में रखा गया है। शिक्षा के अधिकार को मूलाधिकार की श्रेणी में। अब यहां पर ध्यान रखना है कि यह अनिवार्य एवं निःशुल्क है, अनिवार्य एवं निःशुल्क है। ध्यान रखेंगे, आप लोग भी प्रशासनिक पदाधिकारी बाद में बनेंगे, इससे पहले समाज में मूल्यों का निर्माण करने की कला आनी चाहिए, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी बनना केवल सिर्फ और सिर्फ एक वृत्ति का साधन नहीं है, वह सामाजिक निर्माण का साधन है, मूल्यों के निर्माण का साधन है, एक अभिरुचि का विषय है। तो अनिवार्य एवं जो निःशुल्क शिक्षा है उसको आप लोग भी अपने अगल बगल में, अपने आस पड़ोस में देखेंगे, ताकि कोई बच्चा छूट न जाए। शिक्षा की किरणें सभी व्यक्ति पर, सभी बच्चों पर पहुंचेगी। तो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा है यह 21A के अंतर्गत। अभी आप लोग एक चीज पर और ध्यान रखेंगे, शिक्षा के संदर्भ में प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई भी जा रही है। बिहार के संदर्भ में तो एक अभूतपूर्व काम किया गया है कि बीपीएससी की परीक्षा में अगर कोई लड़कियां पास करती है या महिलाएं पास करती है, अनुसूचित जाति जनजाति या आरक्षित वर्ग के लोग पास करते हैं, तो उन्हें कुछ आर्थिक प्रोत्साहन भी दिया जाता है। अच्छी कदम है, इसकी सराहना की जानी चाहिए, ताकि इसी क्रम में वे लोग देश की मुख्य धारा से जुड़े, शिक्षा के महत्व को समझे, अपने मूलाधिकारों को समझे। देखिए, आप यूपीएससी की जब तैयारी करते हो तो वहाँ की सबसे बड़ी चीज क्या है, यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी करते हो तो वहां पर सबसे पहली चीज क्या होती है कि आप ना हारने की कला सीखोगे। इसलिए मैं सारे लोगों को कहता हूं कि एक बार आप यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करना सीखें, इससे आप संपूर्ण मानव बन जाओगे। ये बहुत बड़ी चीज है, संपूर्ण मानव बनना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा अनुच्छेद 21A के अंतर्गत है, इसको आप लोग नोट करेंगे। चलिए, अनुच्छेद, अब हम लोग चलेंगे अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 22 में इसको नोट कीजिए आप लोग। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी का विरोध। कुछ दशाओं में, यह भी ध्यान रखना है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का विरोध मतलब आप यहां पर किसी को अपने कैद में या गिरफ्तार नहीं कर सकते। गिरफ्तारी का विरोध करने का आधार है, और वह किसी न किसी, जब तक उपयुक्त परिस्थितियां ना हो, गिरफ्तारी का विरोध होना चाहिए, गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। अगर हम गिरफ्तारी के विरोध करने को मूलाधिकार में न रखते तो हम एक ऐसे राज्य की संकल्पना बनाते जहां पर पुलिस तंत्र या सत्ता तंत्र नागरिकों के अधिकारों को पूर्णतः कुचल देता।
केवल वर्तमान प्रशासन की चुनौती केवल रक्षा अथवा कानून व्यवस्था की रक्षा नहीं है। वर्तमान प्रशासन की चुनौती व्यक्तित्व के विकास में, राज्य के नागरिकों के निर्माण में संपूर्ण रूप से और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। आज हम 19वीं शताब्दी अथवा उससे पहले की किसी शताब्दी के कालखंड में नहीं, 21वीं शताब्दी में राज्य की जटिलताएं भी बढ़ी है, राज्य के समक्ष चुनौतियां भी बढ़ी है, प्रशासनिक दक्षता की अनिवार्यता भी बढ़ी है, प्रशासनिक कसौटी पर खड़े उतरने की जो क्षमता है उसकी भी प्रासंगिकता बढ़ी है। और चुनौतियां बढ़ने के साथ साथ नागरिकों के अधिकारों के लिए नागरिकों का सजगता होना भी जरूरी है। तो आप इस चीज को देखेंगे, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी का विरोध किया गया है और कम से कम हर दिशा में गिरफ्तार हुए व्यक्ति को तो अपने गिरफ्तारी के कारणों को जानना जरूरी है, गिरफ्तारी के कारणों का जानना जरूरी है। अब समानता के अधिकार के बाद हम लोगों ने स्वतंत्रता के अधिकार का एक तथ्यात्मक अध्ययन किया है, विस्तृत अध्ययन नहीं किया है, विस्तृत अध्ययन बाकी है। अब तीसरा जो मेरा सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से, मूलाधिकारों में से एक आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसको बोलते हैं, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। रामधारी सिंह दिनकर ने एक जगह लिखा था कि शांति नहीं तब तक जब तक कि दुख भाव में नर का सम हो, न किसी को बहुत अधिक है, बहुत अधिक हो, न किसी को बहुत कम हो। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि शोषण के विरुद्ध में जो अधिकार है, इसके अंतर्गत मुख्यतः दो प्रकार के दो ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 और 24 जितना मूलाधिकार है, या आप लोग ट्रिक के तौर पर याद कर लेंगे कि जितने भी मूलाधिकार है उसमें सबसे कम जो अनुच्छेद है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार में से, शोषण के विरुद्ध अधिकार में से, और सबसे ज्यादा जो प्रभावी मूलाधिकार है वह स्वतंत्रता के होते। मूलाधिकार तो सारे के सारे प्रभावी हैं, लेकिन 20, 21 और 22, 23, 24 ये बहुत ही ज्यादा प्रभावी है, नागरिकों के जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं, नागरिकों के जीवन में इसको बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव के दुर्व्यापार या मानव के दुर्व्यापार, दुर्व्यापार जिसको कहा जाए दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध है, बलात् श्रम का निषेध। ये दुर्व्यापार शब्द समझ रहे होंगे, आज वर्तमान युग की जो चुनौतियां उसमें समझ रहे होंगे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस होता है, कबूतरबाजी जिसको कहते हैं, कबूतरबाजी होती है, लोगों को जाल में फंसाया जाता है। वर्तमान में तो हनी ट्रैप की कुछ घटनाएं भी होती है, लव जिहाद की घटनाएं भी सामने में आ रही हैं। मैं सारी की सत्यता और असत्यता पाठकों पर छोड़ देता हूं कि लेकिन मानव का दुर्व्यापार होता है, इसमें तो किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। तो मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम, ये बलात् श्रम को भी आप लोग समझेंगे जो पहले जमाने में कुछ हाल फिलहाल में भी कुछ जगह आपको घटना मिल जाएगी कि लोगों से जबरदस्ती काम करवाया जाता था, जिसे बलात् श्रम कहते थे। बलात् श्रम यह आर्थिक शोषण का नायाब तरीका था। भारत के समाज में इसका एग्जाम्पल बधुआ मजदूरी के तौर पर रहा है। देखिए, भारतवर्ष में गुलामी की प्रथा एक बहुत विचित्र समस्या है। 18वीं शताब्दी में इसको बढ़ा चढ़ा करके बतलाया गया, लेकिन भारतवर्ष में गुलामों की स्थिति कभी वैसी नहीं थी जैसा कि पाश्चात्य जगत में गुलामों की स्थिति। पाश्चात्य जगत में जो गुलामों की स्थिति थी वो कुछ विचित्र थी। भारतवर्ष में कम से कम ऐसी गुलामों की स्थिति अगर किसी विशेष कालखंड में रही भी हो, लेकिन अस्थायी रूप से नहीं, यह भारतीय समाज की एक विशेषता रही है। लोग आलोचक उस पर विभिन्न प्रकार का तर्क दे सकते हैं, उससे विभिन्न प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि मानव के बलात् श्रम का निषेध अनुच्छेद 23 के तहत बिल्कुल वर्जित है, होना भी नहीं चाहिए और ऐसा होता भी नहीं है। और कहीं भी अगर आपको दिखलाई पड़े तो इसका हमेशा विरोध कीजिए।
हमेशा विरोध कीजिए बलात्कार का। और अनुच्छेद 24 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण मूलाधिकार है, और महत्वपूर्ण मूलाधिकार यह है कि कारखानों में, घरों में, घरों इत्यादि में बालकों की उम्र को यहाँ पर 14 वर्ष मान लिया गया है। 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों का निषेध, बालकों, बालिकाओं इत्यादि संदर्भ लेंगे। बालिक बच्चों के काम करने की मनाही, इसमें ध्यान रखेंगे जो पहले भारत वर्ष में जब अंग्रेजों का शासन यहाँ पर डेवलप हुआ, तो उसके बाद 1881 में कारखाना अधिनियम आया, 1891 में भी आया। तो उसके बाद विभिन्न कालखंडों में बालकों को काम करने पर मनाही दी गई, और अनुच्छेद 24 में अस्पष्ट रूप से कारखानों में, घरों में भी ऐड कर लेंगे, क्योंकि बहुत जगह ऐसा चीज मिलता है कि घरों में काम करने के लिए बच्चों को बुलाया जाता है, तो आप केवल कारखानों, वर्क प्लेस नहीं समझेंगे, घरों में भी अगर 14 से वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बलात्कार श्रम नहीं करवाया जा सकता है। मतलब बचपना को बचपन में ही विकसित होने दो, बचपन को बुढ़ापे में मत पहुंचा दो, इस तरह का संवैधानिक एक संकल्पना है। तो आज आप लोगों ने 3 प्रकार के अधिकारों के बारे में तथ्यात्मक रूप से पढ़ा है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस तथ्यात्मक जानकारी को आप पूरा का पूरा कवर कर लेंगे, और कल हम लोग फिर अन्य जो अधिकार है, 3 और अन्य अधिकार है, उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। पुनः इसके बाद समानता का अधिकार का हम एक बार पुनः व्याख्या करेंगे, क्योंकि मूलाधिकारों के अंतर्गत आप लोगों का संवैधानिक दृष्टिकोण इतना मजबूत होना चाहिए ताकि भविष्य में एक सुंदर नींव, वर्तमान की सुंदर नींव ही सुंदर भविष्य का निर्माण करेगी। इस पर हम चले आगे बढ़े। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।